नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मेडिकल साइंस में जब सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा होती है तो वो होती है ऑपरेशन की। चीर फाड़, दिल का ऑपरेशन, लीवर का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, ट्यूमर का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन ही ऑपरेशन और चीर फाड़ होती है। और एक ज़माना था, लोग आज की पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते, लेकिन पहले के ज़माने में लोग कहते थे अरे साहब 32 टाँके आए हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मतलब ऑपरेशन की नहीं, बीमारी की भी जो गहराई है उसका अंदाज़ा इस बात से लगता था कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कितने बड़ा चीर फाड़ हुई है, कितने टाँके आए हैं। 32 टाँके आए साहब, माथे में, सर में 32 टाँके आए, 30 टाँके आए, हार्ट का हुआ, फेफड़े का हुआ, ये वो। लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ साथ जैसे हर चीज़ सूक्ष्म होती चली गई, वैसे ही सर्जरी भी बहुत सूक्ष्म हो गई। हमने आपसे एक दिन रोबोट सर्जरी की बात की थी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की ऐसे ऐसे विषयों पर जो नए नए दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं। और खुशी की और सुख की बात यह है कि जो दुनिया में नए नए प्रयोग होकर के जो कुछ इन्वेंशन हो रहे हैं वो हमारे राजस्थान में भी उपलब्ध हैं और राजस्थान की जनता को उपलब्ध हैं। ये बड़ी खुशी की बात भी है, संतोष की बात। महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर ऐसी बात के लिए जानी जाती है कि दुनिया में जो भी नए तौर तरीके आते हैं इलाज के, ऑपरेशन के, दवाइयाँ आती हैं, जो तकनीक आती है, उन सबको वो सबसे पहले शायद राजस्थान में जाकर के हमारे लिए, जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब ऐसी एक नई ब्रांच है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक नया सा नाम सुनाई पड़ता है। रेडियोलॉजी को सब जानते थे कि एक्सरे भी हो रहा है तो रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, और कोई सोनोग्राफी भी हो रही है तो, और कई तरह की चीज़ें होती हैं तो रेडियोलॉजी वाला करेगा। लेकिन अब ये जो नई ब्रांच आई है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसमें 2 in 1 हो गया है। यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट है वही ऑपरेट करने वाला बन गया है। पहले तो क्या था, रेडियोलॉजिस्ट तस्वीर पेश करता था, अंदर क्या है, गांठ है, कितनी बड़ी है, क्या फोड़ा है, क्या कहाँ नस ब्रेक हो गई है, कहाँ क्लॉट है, और फिर डॉक्टर सर्जरी करने वाला सर्जन सर्जरी करता था। रिपोर्ट होती थी रेडियोलॉजिस्ट की, एक्शन होता था सर्जन का। तो बड़े बड़े लोगों ने सोचा, दुनिया में जो रोज़ नए इन्वेंशन करते हैं, कि क्यों नहीं इसको मिला दिया जाए, जो अंदर के हालात देखे रेडियोलॉजिस्ट वही सर्जरी कर दे, या जिससे सर्जरी करवानी है उसी को रेडियोलॉजिस्ट बना दिया जाए। तो ये एक नई ब्रांच डेवलप हुई है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। आज डॉक्टर निखिल बंसल हमारे साथ हैं, महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और साथ में विख्यात रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि नई विधा क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ इसके एप्लीकेशन हमको देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर बंसल, आपका बहुत स्वागत है एवन टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार जी। और आपसे जाना चाहते, सबसे पहले तो ये बताएं दर्शकों को कि ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या चीज़ है। बखूबी आपने बड़े अच्छे से बताया कि पहले कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ या और कुछ हुआ तो पहले पेशेंट ये नहीं बताता था कि मेरे कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ये बताता था कि उसका एक्सीडेंट हुआ और इतने टाँके लगे। तो टाँकों के आधार के ऊपर ही उसकी गंभीरता को नापा जाता था। बट जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोग आए कि लोगों ने कहा कि जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है तो भैया वो 2 टाँके में कर देते हैं, वो 4 में कर देते हैं, तो 2 टाँके वाला बेटर रहेगा। तो समय के साथ में और सुधार हुआ मेडिकल साइंस के अंदर और हम मिनिमल इन्वेजिव की तरफ जाते गए। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि जिसमें हम बिना चीड़ फाड़ के बहुत ही सूक्ष्म तौर पे या सूक्ष्म छिद्र के द्वारा हम अंदर जा पाएँ। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन का मतलब होता है प्रोसीजर। तो मिनिमल इन्वेजिव जो प्रोसीजर्स हो गए जिसके अंदर 1 mm से भी कम के छेद के द्वारा जाके आप ऑपरेशन कर पाएँ,
तो उसी ब्रांच के लोगों को जब हमने रेडियोलॉजी के साथ में मिक्स कर दिया, क्योंकि रेडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो उत्तीर्ण होते हैं शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए। तो अगर आप खुद भी सोचें कि दो चीज़ों को जब हम कंबाइंड कर देंगे, दोनों का एक हाइब्रिड एक डॉक्टर हम बनाए जो कि रेडियोलॉजी का सुपर स्पेशलिटी ब्रांच आ गई, जिसमें वो अंदर के क्या चल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से देख पाए, साथ में उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से इलाज भी कर पाए। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई हो जाएगी, और उससे होने वाली जो अपने मेजर ओटीज़ में जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिस्क रहती है, उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। पहले तो ऑपरेशन होता तो खून के दो बोतल का इंतजाम रखना, पता नहीं कितना खून बह जाएगा। तो अब वो खून बहने वाला मेरे ख्याल से सिस्टम तो होगा नहीं इसमें, जो आप जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं। इस ब्रांच की अगर हम बात करें तो हमने अगर 500-600 कोई एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ही हमें कभी ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ता है। सिर्फ उन्हीं केसेस में हम लोग ब्लड अरेंज करते हैं कि कहीं पे ऑलरेडी पेशेंट आया है जिसको ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जो अभी तक ब्लीडिंग हो गई है उसके अंदर जो ब्लड लॉस हुआ उसको उसकी रिकवरी के लिए हम लोग काम करते हैं। आपके ऑपरेशन की वजह से ब्लड लॉस नहीं हो रहा? हाँ, हमारे ऑपरेशन की वजह से अगर आमतौर पे देखा जाए तो 5-10 ml जो कि एक सिरिंज या 2 सिरिंज के, कुछ नहीं होता, तो ब्लड टेस्ट के लिए लेते हैं खून, इतना तो ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं। दूसरी इस चीज में एक और होता है कि पहले ऑपरेशन के लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायरमेंट होती थी। हमारे वाले मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10-10 ml जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, सिर्फ जहाँ पे ऑपरेशन छेद कर रहे हो आप, हाँ, बस उसके वहाँ पे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में बड़े बड़े ऑपरेशन आराम से कर देते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये एक छेद करते हैं सुई की नोक के बराबर मेरे ख्याल से जी, और उससे कोई सुई अंदर डालते हैं जी, और उससे अंदर का हाल भी मालूम कर लेते हैं और अंदर ऑपरेट भी कर लेते हैं, या केवल हाल मालूम करते हैं फिर ऑपरेट करने के लिए दूसरी सुई डालते हैं? यूजुअली जो लेप्रोस्कोपी में होता था उसमें हमें 2 अलग से स्कोप डालने पड़ते थे जो थोड़े मोटे होते थे, मगर हमारी वाले में कैसे है कि हम लोग इमेज गाइडेड करते हैं। या तो हम लोग एक्सरे चलता हुआ अंदर देखते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ को हमें अंदर नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ जो तार है जो कि अंदर जाके इलाज करेगा, सिर्फ एक उस तार को ही हमें डालना पड़ता है। अंदर देखने के लिए हमें कोई कैमरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसको हम सोनोग्राफी के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू या चलते हुए एक्सरे के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो 2 बार छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, अब आप एक सुई की नोक के बराबर छेद करते हैं मात्र जी, इससे कितने बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं? क्या क्या बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं? अगर हम लोग बात करें कि हम सर से पैरों तक की अगर बात करें तो आमतौर पे लकवा बहुत कॉमन है दिमाग में। तो उसमें क्या, लकवे 2 कारण से होता है। एक कारण होता है कि खून का थक्का जम जाना, दूसरा होता है खून का बह जाना। तो उन दोनों में अगर थक्का जम जाता है तो हम सुई द्वारा अंदर जाके 1 mm से भी कम छिद्र के कैथेटर को ले जाके उस थक्के को खींच लाते हैं। अगर कोई नस दिमाग में फट जाती है तो उस नस को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। अगर हम लोग नाक, कान, गले या कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग हो रही है, पेट में कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो समान तौर पे हम लोग एक पतली सी ट्यूब को अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाके उस नस को हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग लीवर की कैंसर की बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के कैंसर होते हैं जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उनमें हम लोग अंदर ही जाके सीधे के सीधे कीमोथेरेपी देना, रेडियोथेरेपी देना, यानी जो कैंसर सेल है उसी में डाल देते हैं हम, सीधे उसी में डाल देते हैं। तो टेक्निकली अगर जैसे आज हम कहीं पे जले हैं तो या घाव हुआ है तो हम लोग वहीं पे मलम लगाएंगे ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि हम पूरे शरीर में मलम लगा लेंगे। जी। तो जब वो मलम वहाँ पे ही जाएगा, वो कीमोथेरेपी ड्रग वहीं जाएगी, रेडियोथेरेपी वहीं जाएगी, तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इन दोनों के वो हमारे 0 हो जाएंगे। टिश्यू का मरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम पैरों की बात करें, यूट्रस की बात करें, तो पैरों में जो आम तौर पे देखा जाए तो वेरिकोज वेन बहुत कॉमन है। मेल में इनफर्टिलिटी का सबसे मेन कारण होता है वेरिकोज सील, जिसके अंदर गुप्तांश के वहाँ पे नसें फूल जाती हैं, उनका इलाज हो गया। बच्चेदानी में जो रसोली हो जाती है, फाइब्रॉइड हो गया, उस नसों को बंद करना। तो इन सब के लिए हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किडनी में और काफ़ी जगह पे जो ट्यूमर्स हैं उनके अंदर भी हम लोग का जो इलाज है वो बहुत कारगर है और सब जगह से अप्रूव्ड है, ऐसा कोई रिसर्च फेज में नहीं है। ये ऑलरेडी इंडिया के बाहर तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब इंडिया में और हमारे जयपुर में भी फैसिलिटी बहुत
इजीली अवेलेबल हो गई और बहुत अफोर्डेबल रेट पे ये तो available डर है। लगता होगा लोगों को कि नई तकनीक है कि महंगी बहुत होगी, जी। ऐसा भी डर लगता है लोगों को कि अब नई तकनीक से हो रहा है तो महंगा होगा। ये टेक्निक को अपने इंडिया में आए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, मेरे हिसाब से 20-25 साल हो गए। राजस्थान के लिए बिल्कुल ये नई टेक्निक है, तो अब इतने टाइम से ये टेक्निक आ रखी है तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने राजस्थान सरकार के द्वारा ये सारी जो तकलीफ़ें हैं या फिर जो बीमारियां हैं उनमें काफ़ी सारे इलाज अपने स्कीम्स में भी कवर्ड हैं, वरना इंश्योरेंस में, टीपीए में ये सारे इलाज कवर्ड हैं। कवर्ड तो है। हाँ तो ये मतलब ये ऐसी तकनीक नहीं है जिसके लिए कि आपको आप खर्चा करो तो आपको पैसा मिलेगा नहीं वापस, जी। है ना, या जो भी कैशलेस होता होगा तो उसमें भी आपको अलाउड होगा। डॉक्टर साहब, ये जो पेट में पानी भर जाता है, आप बता रहे थे पेट में पानी भर जाता है तो भी इसमें इलाज संभव है, और भी कई चीज़ें बता रहे थे, कहाँ कहाँ और इलाज संभव है इस जैसे पद्धति हम से? लोग पहले बात करें कि अगर किसी को कैंसर की गठान सोनोग्राफी पे, सीटी स्कैन पे पता लगी तो पेशेंट पहले ही डर जाता था, फिर एक हफ्ता उसको जांचें कराने में लग जाता था, एनेस्थीसिया का चेकअप कराने में लग जाता था, फिर एक हफ्ता जब उसका नंबर आता था फिर उसकी सर्जरी होती थी, एक गठान को का टुकड़ा निकाला जाता था, एक हफ्ते बाद वो टाँके निकालता था, एक हफ्ते में रिपोर्ट आती थी, तो 15 से 20 दिन उसका वैसे चल जाता था। आज किसी आम आदमी को एकदम से पता लगा कि मेरे गठान है और उसको ये कंफर्म करने में हफ्ता से 15 दिन लग गया और इतना पीड़ा के थ्रू जाना पड़ा, तो वो तो और ज़्यादा उसका फाइनेंशियली भी, मतलब पैसा भी बहुत खर्च हो गया, समय भी बहुत खर्च हो गया, उसके साथ वालों का समय भी बहुत खर्च हो गया। किसी के पेट में पानी भर जाना, मवाद लीवर में पड़ जाना और कहीं पे पड़ जाना, तो उन सब में पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत चीड़ फाड़ होती थी। मगर आजकल सुई द्वारा ही, जो हम लोग आजकल आम तौर पे लोग बोलते हैं सुई के द्वारा जांच, तो बिल्कुल वो सुई के द्वारा जांच होती है। एक सुई के छेद जितने एक डिवाइस को अंदर डालते हैं और उस टुकड़े को निकाल देते हैं। उन सब के लिए जैसे हम किसी को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ये इतना ही बड़ा प्रोसीजर है। हम लोग गए और 15-20 मिनट, आधी घंटे में हमारा वो प्रोसीजर हुआ और हम हमारे घर पे आ गए और हमने एक छोटी सी बैंडेड लगा ली और अगले दिन हमने निकाल लिया, शाम में हमने निकाल ली। तो टेक्निकली एक तो छेद छोटा होने के कारण वहाँ पे कोई टाका नहीं लगा, तो खुलवाने का नहीं है। छोटा छेद है तो जो टाके पकने का डर होता था, वो जब टाके लगे ही नहीं है तो टाके पकने का डर नहीं रहा और निशान भी नहीं रहेगा शायद। निशान भी नहीं रहेगा। दूसरा है कि ट्रॉमा नहीं रहा और बहुत फास्ट हो गया। लोकल एनेस्थीसिया में तो कई बार कई पेशेंट जो हार्ट की बीमारी के होते थे या पहले से बहुत इतने फिट नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको गठान हो गई, तो वो लोग तो बेचारे इलाज के अभाव में ही रह जाते थे, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आ पाता था कि वो उस पीड़ा वाले जो प्रोसीजर है जिसमें चीड़ फाड़ के द्वारा गठान के टुकड़े को निकाला जाता था, वो तो कर ही नहीं पाते थे। मगर ये लोकल एनेस्थीसिया में कोई चीड़ फाड़ नहीं हो रही, तो अब जो लोग पहले फिट नहीं थे इन सब के बायोप्सीज के लिए, वो भी फिट हो गए। पेट में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना जिसके कारण श्वास नहीं आती, कई बार लीवर में मवाद पड़ गई, आंत फट गई और पेशेंट फिट नहीं है, तो एक पतली सी, जहाँ पे भी ये दिक्कत है, आप पतली सी एक ट्यूब को वहाँ डाल दें और जहाँ पे भी इकट्ठा हो रखा है ये सारी चीज़ें, उनको आप निकाल दें। तो उसके लिए पेशेंट को एक मेजर ओटी के लिए जाना नहीं पड़ा, पेशेंट को भर्ती नहीं होना पड़ा। वरना अगर आप देखा जाए तो पेशेंट अकेला भर्ती नहीं होता, उसके साथ में उसके घर वाले 3-4 जने जो काम पे कर रहे हैं, उनका भी सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पेशेंट के तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गए ही गए, मगर साथ में जो पूरा परिवार है उसका भी काम रुक जाता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें, इन सब का जो फाइनेंशियल लोड है, जो खर्चे हैं, आपके रिलेटिव आ रहे हैं अस्पताल में, आप रुके हुए हैं, उनके खर्चे हैं, तो ओवरऑल अगर हम खर्चे की बात करें, रिकवरी पीरियड की बात करें, तो जो ये इलाज है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा, ये बहुत ही सस्ता है। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे बायोप्सी होती है जी तो पहले बायोप्सी के लिए पीस निकालते थे, अंदर से गांठ है, कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, जी इसकी उसका पीस निकाल के फिर जांच होती थी जी। और जांच की भी हफ्ते 10 दिन में नतीजे पता लगते थे। अब क्या सिस्टम है आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में? क्या अंदर सुई से ही आप इसकी जांच कर लेंगे, निकाल के क्या करेंगे कैसे? जी, सुई द्वारा, जांच द्वारा इसको आराम से निकाल सकते हैं, भर्ती की आवश्यकता नहीं है, ओपीडी बेसिस पे हो जाता है। दूसरा, हमारी ब्रांच के साथ में पैथोलॉजी विभाग ने भी काफ़ी वो हुआ है, पहले जो हफ्ता 10 दिन लगता था, आजकल 1 दिन 1.5 दिन के अंदर जांच आ जाती है। तो जी। जल्द से जल्द
पेशेंट का इलाज हो पाता है। कई बार ये होता था कि 15-20 दिन में तो पेशेंट वैसे ही इतना बीमार हो जाता था कि वो जी हाँ। इलाज वाली लाइन से ही निकल अस्पताल का जाता डर था। भी वो सताता है। अस्पताल का डर भी लगता था। अब रिफाइनमेंट हो गया कीमोथेरेपी में, बाकी इलाज में। तो अगर हम देखें आज से 5 साल पहले की बात में और आज में भी, तो बहुत ही ज़्यादा सुधार है। इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी का कहाँ कहाँ उपयोग, उसके क्या क्या फ़ायदे, कहाँ का एप्लीकेशन और उससे क्या क्या इलाज में मदद इस नई तकनीक से, इस पर चर्चा का दौर जारी रहेगा। और बता रहे थे आपको कि ये एक बड़े बड़े घाव, बड़े बड़े चीरफाड़, इसका रिप्लेसमेंट है कि एक छोटी सी सुई के बराबर छेद और उसके बाद उससे इलाज अंदर का। और इधर रेडियोलॉजिस्ट पहले देखते थे, फिर बताते थे, फिर सर्जन उसको देखकर, रिपोर्ट को देखकर फिर एक्शन लेते थे। अब वही देख भी रहे हैं और वही इलाज भी कर रहे हैं, एक ही आदमी, 2 in 1। डॉक्टर बंसल, ये आपने कहा था कि ये इसमें एक सुई की नोक के बराबर छेद होता है, अंदर जाता है और कीमोथेरेपी भी अंदर कर लेते हैं। जैसे कि कोई कैंसर सेल है, गांठ है अंदर कैंसर की, लीवर में ही है, और वैसे तो कीमोथेरेपी करें तो पूरी बॉडी में उसका असर होता है कीमोथेरेपी का। वो तो शरीर पीता है दवा को, शरीर लेता है इंजेक्शन को। अब आप जो कर रहे हो उसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ कि केवल जो पिन पॉइंटेड, टारगेटेड वर्क हो सकता है कि जहाँ कैंसर सेल है वहीं दवा काम करेगी, बाकी शरीर पे काम नहीं करेगी। तो वो जो बाल उड़ जाते थे कीमोथेरेपी से, साइड इफेक्ट होते थे, जल्दी बूढ़ा हो जाता आदमी, शायद उससे बचत होती होगी। जी, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी काफ़ी सारे जो ट्यूमर्स हैं अभी उनके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, मगर हम प्रूवन की बात करें तो ये लंबे समय से ये प्रूवन थेरेपी है। जैसे कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, रीनल के कार्सिनोमास हो गए, आजकल कुछ लंग के कैंसर्स भी हो गए। तो उनके अंदर हम सीधे के सीधे जो उनकी सप्लाइंग वेसल्स हैं, जो खून जहाँ से उन गठानों में आता है, सीधे उस गठान के मुंह तक जो खून की सप्लाई करने वाली नस है, वहाँ तक हम कैथेटर को ले गए और सीधे ही हमने उसमें दवाई डाली। तो जिस गठान को हमने बंद जिस चीज़ से किया, या तो हम कीमोथेरेपी वाली दवाई से कर दें या रेडियोथेरेपी की दवाई को भी मिक्स करके उसमें डाल दें, तो उससे एक तो उसकी खून की सप्लाई बंद हो गई, दूसरा वो दवाई अंदर के अंदर काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से उस कीटाणु को मार पाएगी जो कैंसर फैला रहे हैं, और वो दवाई और किसी शरीर के अंग में नहीं गई है, तो ऑब्वियसली इसके जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं रहेंगे। रिकवरी पीरियड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो जैसे जैसे रिसर्च और बढ़ रही है तो ऑब्वियसली नए कैंसर्स को लेके भी इसमें वो नया रिजल्ट्स आएंगे कि इसमें और यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी थेरेपी आजकल बहुत कॉमन है, जो कि हम लोग बहुत कॉमनली महात्मा गांधी अस्पताल में कर रहे हैं, जो कि माइक्रोवेव एब्लेशन हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हो गया। उसमें हम लोग सीधे एक पतली सी सुई को सीधे गठान में डालते हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो गर्दन की कुछ गठाने हों, चाहे वो रीनल की हों, चाहे हड्डी की हों, जिसमें हम सीधे अंदर जाके उस गठान को हम लोग जला देते हैं। अगर वो गठान 5 सेंटीमीटर तक है तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मैक्सिमम स्टडीज़ में माना जाता है कि गठान को रिमूव करें चाहे हम उसको जला के करें, तो दोनों के रिजल्ट्स एकदम सेम हैं। तो इन सब का बेनिफिट ये रहता है कि अगर हम थायराइड या बाकी जगह की हम बात करें तो हफ्ते भर बाद तो वो छेद निकालने के बाद में, निडल निकालने के बाद में आदमी को ये भी नहीं पता लगता कि किस जगह से हमारा ऑपरेशन हुआ था। और दूसरा ये कि वो बहुत ही प्लांट फैशन में होती है कि हम लोग क्योंकि साथ में इमेजेस भी देख रहे हैं तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, हम लोग कोई मुख्य अंग को काट नहीं रहे हैं, तो रिकवरी पीरियड जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। ये एक तरह से समझ लें जला के राख कर दिया आपने उसको। हाँ जी। तो फिर उसका जो अपशिष्ट होता है वो निकालते होंगे बाहर, कैसे निकालते हैं? नहीं, शरीर उसको एब्जॉर्व कर लेता है पूरी तरह से, और उसके अंदर कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि वो सेल एक बार मर गए तो जो नॉर्मल सेल्स है हमारे शरीर के, वो अपने आप उस चीज़ को पूरी तरह से हील कर देते हैं। अच्छा जी। तो गांठ भी नहीं हुई, गांठ भी हुई और गांठ नहीं भी रही जी, पर ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। हाँ, मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, कोई हमें बेहोश ज्यादा नहीं करना पड़ा, उसके कोई ज्यादा रिस्क नहीं रहे, और अंदर के अंदर जला दिया आपने अंदर के अंदर उसको जला। थायराइड में भी हो जाता है ये? थायराइड के अंदर जो बिनाइंग वाले हैं, जो नॉन कैंसरस हैं,
उनके अंदर इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। कई बार पेशेंट्स को पूरा थायराइड निकालना पड़ता है, बाकी चीज़ें करनी पड़ती है, मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। 30 से 40% पेशेंट को बाद में दवाइयाँ भी चलती है उस थायराइड जो आपने जी। निकाला है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। मगर एक पतली सी सुई को आप अंदर लेके गए, जो गठान है सिर्फ इतनी सी गठान को आपने किया, तो उसमें हम कर सकते हैं। जो ब्रेस्ट के बिनाइंग होते हैं, नॉन कैंसर वाले होते हैं, जिसमें यंग फीमेल्स हो गई, कई बार पता लगता है कि 5 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की गठान है और उसको निकालने के लिए एक निशान आ गया, तो वो बड़ा कॉस्मेटिकली पेशेंट, जो फीमेल पेशेंट होती है उसके लिए बड़ा साइकोलॉजिकली एक बर्डन हो जाता है कि यार मेरे तो शरीर पे एक बड़ा सा दाग रहेगा। दाग लग गया है, एक हाँ। निशान लग गया है। तो उसको आप सुई द्वारा जला भी सकते हैं। एक नई टेक्निक होती है वैक असिस्टेड बायोप्सी, जिसमें एक तरह से वैक्यूम पंप होता है बायोप्सी वाली जो निडल है उसके ऊपर, तो वो उसके टुकड़े भी करते जाता है और वैक्यूम द्वारा उस टुकड़े को खींचते भी जाता है। अच्छा। तो उसमें कैसे रहता है कि गठान अंदर रही भी नहीं, पूरी निकल भी गई, कोई बड़ा छेद भी नहीं हुआ और पेशेंट को कोई रिकवरी पीरियड भी नहीं है। एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 घंटे पेशेंट को रुकना पड़ता है और वो अपने घर जा सकता है। क्योंकि कोई बड़ा छेद नहीं हुआ तो लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक नहीं चली, कोई टाका खुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी जी। जी। ये आप बातचीत में बता रहे थे कि पैर की नसों की भी कुछ इलाज होते हैं इस आपकी पद्धति से। अगर हम लोग WHO के अनुसार देखें या बाकी जगह हम देखें तो वेरिकोज वेन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, मगर सबसे ज़्यादा अनडायग्नोस है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप आम तौर पे हम सबको बात करें आज से 3 साल 4 साल पहले में, तब तक लोगों को वेरिकोज वेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। क्या मगर होती है, अब कहाँ होती है वेरिकोज ये वेन? बेसिकली वेरिकोज वेन हमारे पैर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे माताओं में या फिर जो लोग अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं तो पैरों के अंदर मोटी मोटी नसें हो जाती हैं, कई बार नीला पड़ जाता है, हमारे एड़ी के पास में जख्म पड़ जाना, पैर का फूल जाना और बार बार घाव होना, ये इसके आम तौर के लक्षण हैं। या फिर हम लोग शाम में लंबे समय तक अगर हम खड़े हैं, किचन में हम खड़े हैं, तो पैरों में बहुत भारीपन हो जाता है। तो पहले महिलाओं के लिए अगर वो कहती भी थी तो वो बोलते थे कि यार तुम खड़ी हो इसलिए हो रहा है, बट इसका कोई इलाज नहीं है। मगर अगर आपको लंबे समय या 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहने पे भी अगर आपका पैर भारी हो जा रहा है, शाम में आपको पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये वेरिकोज वेन हो सकता है। इसको पता करने के लिए एक बहुत छोटे कलर सोनोग्राफी होती है, जिसमें कोई चीट फाड़ नहीं होती। हमारी नॉर्मल सोनोग्राफी पे हम इसको पता लगा सकते हैं और बिना चीट फाड़ के उन नसों के अंदर जहाँ पे खून का ठहराव हो रहा है उनको हम ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तौर पे देखें तो कई बार लीच थेरेपी लोग उसके लिए करते हैं, बट बेसिकली ये जो खून हमारा नीचे इकट्ठा हो रहा है ये खराब खून नहीं है, वो नॉर्मल खून ही है। हमारे वॉल खराब होने के कारण वो नीच में खून का ठहराव हो रहा है, तो अगर हम उसको निकालते रहेंगे तो उस तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो अगर हम उसका ढंग से इलाज कराएं तो ये इलाज पूरी तरह से ठीक होने लायक है। जी, तो ये तो सारे आपने बताए। अब जैसे इससे आगे भी कोई रिसर्च दुनिया में चल रही है कि इसको आगे कहाँ पर ले जाया जाएगा इस चीज़ को? मुझे लगता है कि अगर हम जैसे आप बता रहे थे कि पहले बहुत लंबे समय की बात नहीं है कि पहले टाके कितने लगे उसके आधार पे हम लोग ऑपरेशन कितना जटिल था उसको नापते थे, और आज 5-10 साल में हम लोग बात कर रहे हैं। बीच में लेप्रोस्कोपी की भी बातें आई, अब हम बात कर रहे हैं बिना चीड़ फाड़ के एक सुई द्वारा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें तो यूएस वगैरह में अभी भी कुछ लीवर ट्यूमर के लिए हिस्टोट्रिप्सी करके एक तरीका है, उसमें हमें कैंसर की जो सेल्स होती हैं, कैंसर की जो बड़ी गठानें होती हैं, उसके लिए हमें सुई भी नहीं डालनी पड़ती है। जो हमारा सोनोग्राफी वाला प्रोब होता है उसी में एक हम लोग अलग से बीम तैयार करते हैं जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता, क्योंकि सोनोग्राफी हम देखें तो प्रेगनेंसी में भी अगर हम करते हैं तो उसके कोई नुकसान नहीं होते। मगर उसी बीम को हम लोग थोड़ा और पावरफुल करके हमने सोनोग्राफी वाला प्रोब रखा, जैसे हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं हमने उसी प्रोब को रखा, हमने सोनोग्राफी करते हुए उसको देखा कि गठान कहाँ है, और उसी प्रोब से हमने उस सेल को जला भी दिया। दोनों काम एक साथ? उसके लिए हाँ, साथ के साथ हमने जला भी दिया और उसमें कहीं कोई चीड़ फाड़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतलब आपको पता लगा कि आपके गठान हैं, पता लगने के बाद में आपने सिर्फ उसको अपने छाती पे रखा या फिर जहाँ पे भी लीवर पे, ब्रेस्ट पे, जहाँ पे भी आपके गठान हैं,
सिर्फ उस इमेज को देखते देखते ही आपने जला दिया। अगर अपन पूरी पहले के समय की बात करें तो जैसे नहीं होता था कि साधु संत होते थे कि कुछ दिख रहा है और देख के आंखों से ही जला देते थे, जी जी तो जी। बिल्कुल एकदम कार्टून शो या फिर हमारे पुराने उसके तरीके से देखें तो सिर्फ आप चीज को देख रहे हो और उसी में आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर दे रहे हो। तो ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। मुझे लगता है इंडिया में 1-2 साल में ये टेक्निक सारी जगह उपलब्ध हो जाएगी। कुछ आजकल तो नॉन इन्वेजिव भी होने लग गया आजकल। हाँ, ये नॉन इन्वेजिव में ही आ गया बेसिकली, जी जी हाँ। कि इसमें हम लोग कोई चीट फाड़ ही नहीं हो रही है। जी जी। इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। जैसे अभी भी हम लोग देखें तो रेडियोथेरेपी ऑलरेडी नॉन इन्वेजिव तरीका ही है जी कि जी। जिसमें हम रेडिएशन को अंदर डालते हैं और उस गठान को जला खत्म देते जला हैं। देते हैं। मगर हम ये जो बात कर रहे हैं इसमें हम रेडिएशन भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि रेडियोथेरेपी बहुत अच्छा कारगर तरीका है, मगर उसमें कहीं ना कहीं रेडिएशन जारी हैं। मगर ये जो नए तरीके आए हैं इसमें रेडिएशन की भी आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। और इसमें हमें क्या है कि मार्जिन्स हमें पता है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी आंखों से चाहे माइक्रोस्कोप से भी देखें मगर उसके एक लिमिटेशंस है। हम लोग पूरी बाउंड्रीज हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मशीन जितने अच्छे तरीके से गठान की बाउंड्रीज को देख सकती है वो हमारी आंखों के द्वारा नहीं हो सकता। तो टेक्निकली हम लोग इमेजिंग के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई द्वारा हम लोग उस गठान की पूरी प्रॉपर बाउंड्रीज को हमने देख लिया और उस बाउंड्री को अच्छे से जानते हुए देखते हुए हमने उसको जला दिया। तो बेसिकली कोई भी टिश्यू का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि कोई भी टिश्यू का बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप ऐसी बाउंड्री बना सकते हैं उसके बाहर बॉडी के अंदर जो आपने 5 सेंटीमीटर की 5 मिलीमीटर की जो भी रेडियस दिखी उसके बाहर असर नहीं हो आपके इलाज का, हाँ, और वो बच जाए बाकी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा हूँ जी। कि टेक्निकली कैसे रहता है। हम एक सेफ मार्जिन लेते हैं कि अगर गठान 2 सेंटीमीटर की है तो हम 2.2 2.3 तक लेते हैं कि उसके नॉर्मल मार्जिन को भी हम कवर कर लें। तो इन इमेजिंग और टेक्निक्स के द्वारा हम लोग बहुत प्रिसाइज होते हैं। इसमें 1 mm 2 mm की भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो जो नॉर्मल मार्जिन हैं जो हमें नहीं हटाने हैं उसमें 1 mm का भी चूक होने की संभावना ना के बराबर रहती जी है। जी। तो हम लोग नॉर्मल टिश्यू को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पता लगा ये हमारा स्किन सरफेस है और नीचे गठान है और बीच में कोई मेन हमारी खून की नसें जा रही हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करेंगे। हम सीधे डायरेक्ट नीचे वाली जो लेयर है हम उसके ऊपर सीधे एक्ट कर सकते हैं। पहले हार्ट के बारे में भी जो करते थे मालूम कि कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना रुकावट है, वो भी शायद अब नॉन इन्वेजिव तरीके से होने लग गया। हाँ, आजकल उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो जैसे पहले सीटी हम लोग जो नॉर्मल एंजियोग्राफी कोरोनरी होती है। एंजियोग्राफी कराते हैं, आजकल सीटी एंजियोग्राफी के द्वारा भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही मापदंड तरीके से उसके अंदर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना % ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज किस टाइप का है, वो कैल्शियम का है, किसी और तरीके का है। तो इसका बहुत आसानी से पता लगाया जा जी, सकता जी, है। जी। तो डॉक्टर साहब आपने ये नई बात आज राजस्थान के लिए जो उपलब्ध तकनीक है उसको लेकर बताई कि बड़ी बड़ी चीर फाड़ की अब हर वक्त ज़रूरत नहीं है। जी। एक्सीडेंटल केस अलग है जहाँ कुछ फटी गया हो, लेकिन जैसे ब्रेन में भी कई बार कोई ब्लॉकेज आ जाता है जी। नस में, उसकी वजह से अपंगता आ जाती है या कुछ और होता है, या ब्रेन में कोई नस फट जाती है उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसका इलाज भी क्या इस तरह हो सकता है इस तकनीक से? हाँ जी, अगर हम बात करें कि अगर लकवा अगर हम देखें तो वो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो ठीक होने में उसको 6 महीने से साल भर तक लग जाता है। और काफ़ी तौर पर अगर हम पेशेंट्स को देखें तो हर जना पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाता है। तो अगर वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो टेक्निकली तो वो अपने परिवार के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक बर्डन जैसा बन जाता है। वो अपना काम नहीं कर पाता है, उसके फाइनेंसेस, जो पैसा कमाने की जो उसकी शक्ति थी वो कम हो जाती है। तो अगर हम 6 घंटे से 24 घंटे के बीच में अगर कहीं पे किसी के लकवा हुआ तो हम लोग टाइमली अगर हम अस्पताल पहुंच जाएं तो उसको, उस थक्के को कैथेटर द्वारा, ट्यूब द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर हम टाइम से इस चीज़ को निकाल लें तो ऑन टेबल ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट की सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और पेशेंट के हाथ पांव चलना चालू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जो समय अगर ठीक भी होता, वो जिसकी संभावना बहुत कम है, मगर अगर वो ठीक भी होता तो 6 महीना साल भर लगाता और उसमें उसका परिवार, उसके फाइनेंसेस और उसके बहुत सारी चीज़ें उसको पीड़ा रहती। और आप वही सोचें कि आप किसी को लकवा हुआ
और 6 से 24 घंटे में वो एकदम ठीक भी हो गया। तो आप सोचें कि कितना उसको रिलीफ आ गया, मतलब उसको जो पीड़ा थी साइकोलॉजिकली, पैसों के तौर पे, उसके परिवार को, वो सारी हम बचा सकते हैं। अगर किसी के खून की गठान है सिर में जो फट रही है, फटने का हमें डर है और हमें टाइमली पता लग गया, तो ऑब्वियसली ये समस्या आने से पहले ही हम उस खून की गठान को बंद कर दें तो वो खून की गठान फटेगी ही नहीं, उसको ये पीड़ा से जाना पड़ेगा ही नहीं। ये डॉक्टर निखिल बंसल ने आज हमको बताया। अब बड़ी बड़ी चीर फाड़ का ज़माना नहीं, एक छोटा छेद, सुई की नोक के बराबर का छेद, और उससे बहुत बड़े बड़े इलाज होना संभव है। और रिपेयर भी हो जाता है अंदर के अंदर गांठ को जला भी सकते हैं, अंदर के अंदर कैंसर में कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, अंदर कोई नस फट गई हो तो उसको रिपेयर करके जैसे मरहम पट्टी करते हैं बाहर, वैसे अंदर भी कर सकते हैं, पर वो एक छोटे से छेद से। और ये नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी होने लग गई है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो पहले होती थी, इतने टाँके आए, इतना बड़ा छेद हुआ, ये सब इतने घंटे ऑपरेशन में लगे, ये सब विज्ञान ने धीरे धीरे मिनिमाइज कर दिया है, समय भी बचा दिया, रिकवरी का समय बचा दिया, छेद चीर फाड़ का एरिया बहुत छोटा कर दिया, और इसके साथ ही वो जो डर था और इतने घंटे बेहोश रहेगा, एनेस्थीसिया देंगे, उतने घंटे का एनेस्थीसिया दो, ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, इसका भी डर, तो ये बहुत सारी बातों से ऊपर उठ गया है मेडिकल साइंस, और मनुष्य के इलाज में वहाँ तक पहुँच गए हम। रोबोट तो सर्जरी करते ही हैं, लेकिन इंसान भी जब कर रहा है तो वही आदमी रेडियोलॉजिस्ट है, वही आदमी सर्जन है, और वही देख रहा है और वही आपका इलाज कर रहा है, और इलाज भी अंदर के अंदर करके वापस बाहर आ जाता है। शायद कई मामलों में आपको हफ्ते भर पता भी नहीं लगता, कोई निशान भी नहीं रहता कि यहाँ कोई गांठ थी, यहाँ कुछ था, और आज वो नहीं है। इसकी कहानी और किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। मेडिकल साइंस में हर रोज़ ऐसी नई नई बातें सामने आएंगी, इन्वेंशन होंगे, पद्धतियाँ सामने आएंगी, एपरेटस बनेंगे। हम लगातार कोशिश करते हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सहयोग से हेलो डॉक्टर के इस प्रोग्राम में आपको अवगत कराते रहें। हेलो डॉक्टर में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।